दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल रात को मैं वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान जो रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के लिए वेटिंग परिणाम की बात रखी गई। साथ में एसआई भर्ती, हेडमास्टर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का परिणाम जारी करने की मांग उनके सामने रखी गई। दोस्तों निष्कर्ष वार्ता का ये निकला कि शिक्षा मंत्री जी ने जो आरपीएससी के एग्जाम के लिए कहा कि मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा कि इनका परिणाम किस कारण से नहीं आ रहा, क्या समस्या आ रही है, इनका परिणाम जल्द से जल्द निकालने की मैं बात करूंगा। ये तो एसआई भर्ती, हेडमास्टर भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तीनों भर्तियों के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा रीट लेवल प्रथम के लिए उन्होंने कहा कि देखो डेटा 4 तारीख तक आएगा। मुझे पता है कि रोज 4-5 एमएलए के रोज फोन आ रहे हैं, रोज मुझे फोन कर रहे हैं, रोज मुझे पता पूरे प्रदेश से लोग लगे हुए हैं, आपकी टीम लगी हुई है, आप लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब डेटा नहीं आएगा उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जब डेटा आ जाएगा, जब उसके बाद सहमति असहमति के लिए हम जब उनसे लेंगे, जो ऑनलाइन सहमति असहमति जब उनसे लेंगे, जो पूर्व में जो लगे हुए हैं उनसे जिला आवंटन को लेकर, तो उसके बाद आपका रिसफल और वेटिंग परिणाम आएगा। और उस परिणाम को आने से न तो मैं रोक पाऊंगा, ना आप रोक पाएंगे, आएगा 100% आएगा, उन्होंने विश्वास दिलाया। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों से मेरा निवेदन यही था कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि देखो आपको संयम तो बनाए रखना होगा और इंतजार तो करना होगा, क्योंकि जब हमने 4 तारीख तक अधिकारियों ने निर्देश दे दिए जिला परिषदों को कि डेटा मंगवाने के लिए, तो 4 तारीख तक तो वो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सहमति असहमति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप लगातार लोगों को खोल करा के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसे में आपकी अति हो रही है, यानी कि रोज फोन आ रहे हैं, रोज मैं भी परेशान हो रहा हूँ, आप भी परेशान हो रहा हूँ, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों रीट लेवल प्रथम के 26 जो रिसफल वेटिंग का अभ्यर्थी है उनसे यही है कि आप लोग थोड़ा सा संयम, यानी कि आज 31 मार्च है, 1, 2, 3, 4 तारीख तक आप लोगों को शांति बनाए रखनी है। 4 तारीख तक शिक्षा मंत्री जी को कॉल नहीं करवाना है। 4 तारीख तक मान लीजिए, हालांकि ज्ञापन देना हो तो बात रखो, लेकिन कॉल नहीं करवाना है, नहीं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कॉल करवाना। 4 तारीख के बाद तुरंत 5 तारीख को, उसके बाद जिस प्रकार आप लोगों ने पूरे प्रदेश में एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को आपने ज्ञापन दिया, वास्तव में आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार कार्य किया, वास्तव में धन्यवाद पात्र है। आप लोगों ने जिस प्रकार मेरा सहयोग किया, मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि आप लोग ज्ञापन दो मंत्री एमएलए सबको, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ में कॉल करवाया, साथ में आपने लेटर पेड भी लिखवाया, बहुत ही धन्यवाद की बात है। लेकिन अब आगे की रणनीति यही है दोस्तों, जिस प्रकार कल शिक्षा मंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में रिसफल वेटिंग परिणाम आपका नहीं रुकेगा। जैसे ही डेटा आ जाए, जैसे सहमति असहमति ले ले, उसके तुरंत बाद आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये खुशखबरी है। जिस प्रकार मंत्री जी का रवैया सकारात्मक था, आपने देखा होगा, आप एमएलए मंत्री से कॉल करवा रहे हैं तो मंत्री जी यही बात बोल रहे हैं कि जैसे डेटा आया, जैसे ये कार्य अभी प्रोसेस में, ये कार्य होते हैं, आपका रिसफल वेटिंग परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारा प्रयास बेहतरीन है, मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम साहब से मिला था, सीएम के ओएसडी साहब से मिला था और खुद शिक्षा मंत्री जी से मिला, तो प्रयास लगातार पूरा कर रहे हैं और सही दिशा में मेरा प्रयास जा रहा है। अब आगे के लिए आप लोगों के लिए निर्देश यही है कि 4 तारीख तक आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी है, यानी कि मंत्री जी को कॉल नहीं करवाना है। 4 तारीख के बाद 5 तारीख से वापस शुरू हो जाएगा और 6 तारीख को एक साथ पूरे प्रदेश में, 5 को मैं रक्तदान शिविर में बिजी रहूंगा और शायद शाम तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो 5 को मैं भी लग जाऊंगा शाम तक। लेकिन पूरे प्रदेश में 6 तारीख को, पूरे राजस्थान में 6 तारीख को अपने एमएलए, मंत्री जो भी है उनके पास जाना है और जिस जिले में डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री, वहां भी जाना है। पाली में भी डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, हर जगह प्रोग्राम है, चुनावी माहौल है। तो 5 से स्टार्ट हो जाना, कुछ मान लो 5 को भी बिजी रहा तो 6 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ एमएलए, मंत्री सबको ज्ञापन देना है। क्योंकि दोस्तों 4 तारीख के बाद एक बार फिर थोड़ी सी ताकत लगानी होगी। वैसे जिस प्रकार जब शिक्षा मंत्री जी ने कल रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि आपका 100% परिणाम जारी होगा, तो फिर भी लेकिन दोस्तों चुनावी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे पूरी सरकार बिजी होती जाएगी, लेकिन हम लोगों का, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि 4 तारीख तक तो तुम भी आराम करो। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत भागदौड़ की है। 4 तारीख के बाद 5, 6, यानी कि 5 तारीख को प्रयास करना, 6 तारीख से तो हम लोगों को पूरी रणनीति के साथ, मजबूती के साथ लगना है, क्योंकि
तुरंत हमारा परिणाम जारी हो सके और उसके बाद अपनी फाइल परिणाम जारी होने के बाद अपनी फाइल चुनाव आयोग में चल जाए अनुमति के लिए। क्योंकि मान लीजिए अप्रैल एंड तक आ जाए या मई में आ जाए अनुमति, क्योंकि दोस्तों 23 मई के बाद ही आचार संहिता हटेगी तो लंबा हो जाएगा, शायद मई में हमें परमिशन मिल जाए तो ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा प्रयास लगातार जारी रहे, इसलिए आप लोग अपने उस काम में लगे रहे हैं। 5 तारीख को 5 जिस प्रकार आपने भी किया तो 5 तारीख को लगे 6 तारीख को एक साथ करना है। उससे पहले शिक्षा मंत्री जी को ना कॉल करवाना ना मैसेज करवाना, 4 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला। आपका प्रयास बेहतरीन है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने जिस प्रकार एक ही बैनर तले राजस्थान बेरोजगार महासंघ के बैनर का ज्ञापन दिया, क्योंकि वही आवाज मैं जब सीएम में गया तो कह रहे हैं कि आपके ज्ञापन बहुत आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से ज्ञापन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज बुलंद हो रही है। आप लोग प्रयास करो और भगवान ने चाहा तो 13 अप्रैल से पहले हम लोग आप लोगों के चेहरों पे खुशी होगी कि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि डेटा आने के बाद समिति का काम होती है, आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम केवल 2 कदम पीछे, एक कदम हमारा परिणाम, दूसरा कदम हमारी ज्वाइनिंग। तो ये 2 कदम हमें हासिल करना होगा। जिस प्रकार आप लोगों ने कार्य किया, जिस प्रकार आपने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया है, आपसे निवेदन यही है कि 4 तारीख के बाद 5-6 तारीख को लगातार एक बार फिर उनसे मिलना, उनको याद दिलाना कि साहब डेटा आ चुका है, सारा काम कंप्लीट है, केवल आपकी अनुमति, सरकार की अनुमति बाकी है। ये आगे का काम आपको करना है। 4 तारीख तक आपको शांति बनाए रखना है। ये लेवल फर्स्ट वालों के लिए सूचना है। इसके अलावा दोस्तों रीट लेवल 2 के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। मैंने आपसे जो वादा किया था पूरा किया। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वीक में आपकी परमिशन आ जाएगी। सारी अपडेट आपको मैंने दी का फाइल की, क्योंकि फाइल के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, निकलवानी पड़ती है। तो इसलिए अब मान लीजिए हेल्पर 2 उदाहरण दे दूं, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वास्तव में ऐसी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो गया। हेल्पर 2 जो बिजली विभाग की भर्ती की फाइल 16 तारीख से निकली हुई है, विद्युत विभाग से 16 तारीख से निकली हुई है जेपीएन में, और अभी तक चुनाव आयोग में देगी, पता नहीं क्या पड़ेगी। फाइल के पीछे लगना पड़ता है तब फाइल जाती है। जब मैं होली पे गांव चला गया, फाइल पड़ी थी, पीछे लग के फाइल को निकलवाकर आज उन लोगों को खुशियां मिली। लेकिन बीकानेर जिला परिषद की समस्या है, मैं कल सीओ में जाके इस समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। बीकानेर जिला परिषद में काउंसलिंग दी हुई है। हालांकि अभी मेरे पास कुछ अभ्यर्थी आए, वो शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द आपकी भी काउंसलिंग हो और आपको भी ज्वाइनिंग मिले। रही बात हेल्पर 2 की, हेल्पर 2 की 16 तारीख को विद्युत विभाग से आपकी फाइल गई थी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग में फाइल नहीं पूछी है। मैंने पता कर लिया और फाइल नहीं पूछी, लेकिन कल सोमवार को मैं सचिवालय जाकर पता करूंगा कि ये फाइल कहाँ अटकी हुई है और उसको फाइल को आगे भिजवाकर आपको भी परमिशन जल्द से जल्द दिलाने करवा करूंगा, कोशिश करूंगा। सॉरी, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे हेल्पर 2 वाले को कि तो दोस्तों आपकी फाइल अभी चुनाव आयोग में नहीं गई है। मैंने पता किया, लेकिन जब मैंने पूर्व में पता किया था, एक आरएस अधिकारी है जो जेबीएन में सचिव है, उनसे मेरी बात हुई थी कि बोलो हमने 16 तारीख को ही चुनाव आयोग के लिए फाइल भेज दी थी, लेकिन अब फाइल वहां भी नहीं है, चुनाव आयोग में नहीं है। अब फाइल मंत्री जी के यहाँ है या मुख्य सचिव जी के यहाँ है या जीएडी विभाग में है, ये पता करना होगा फाइल अब कहाँ अटकी पड़ी है। जबकि विभाग से फाइल चुनाव आयोग के लिए गई थी, लेकिन चुनाव आयोग में फाइल नहीं पूछी है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा उस फाइल को निकलवाकर जल्द से जल्द चुनाव आयोग में पूछा नहीं और जल्द से जल्द अनुमति दिलाकर आपका परिणाम जारी करवाने के लिए हेल्पर 2 के अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड एसआई भर्ती इनके लिए मैंने कह दिया है, शिक्षा मंत्री ने कहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री जी समय मिलेगा, मैंने ज्ञापन तैयार करा रखा है, जिस प्रकार शिक्षा मंत्री को दिया, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री से के सामने समय लेकर आपकी बात रखूं। क्योंकि कहा जा रहा है स्वर्ण आरक्षण, एमबीसी आरक्षण, इनको लेकर ये मामला फंसा हुआ, लेकिन कोशिश की जाएगी कि कैसे भी इसका निस्तारण होकर जल्द से जल्द आपका परिणाम आए। दोस्तों काफी लोगों को कमेंट पर पोस्ट आती है कि ये हो गया, परिणाम नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अलावा कौन प्रयास कर रहा है? मैं ही अजमेर जाके आया हूँ, मैं ही कल शिक्षा मंत्री से मिलकर आया और मैं ही मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ। कम से कम जो लोग आपके लिए प्रयास करें उसका उत्साह बढ़ाए, नहीं कि उत्साह गिराए, उसका कमजोर करे। क्योंकि आप लोग कम से कम घर बैठे बैठे कमेंट करने आपको जोर नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हो ये हो गया वो हो गया, तो कम से कम कोई आपके लिए आवाज उठा रहा है ना, उसका साथ देना चाहिए, ना कि नेगेटिव बातें करके अपने मामले को कमजोर करे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने अजमेर जाके आया, कल शिक्षा मंत्री से मिला हूँ, फिर मुख्यमंत्री से मिलूंगा, तो कोशिश आप लोगों के लिए मैं पूरा कर रहा हूँ। जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। अब जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर मिल रहा हूँ।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं अधीनस्थ बोर्ड भर्ती या अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों की। जैसे एलडीसी भर्ती 2018 है, पीके भर्ती है, लैब असिस्टेंट है। दोस्तों कल 11 बजे जिस भी अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर जिन अभ्यर्थी कोई भी समस्या हो तो कल अधीनस्थ बोर्ड पूछे 11:30 बजे मुझे चेयरमैन साहब DL जाटाऊ से समय मिला हुआ है। जिस भी अभ्यर्थी की कोई समस्या है तो वो 11 बजे पूछे, 11:30 बजे आप लोगों को मैं मिलवा दूंगा। जो भी समस्या होगी आपके सामने, मैं आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलाकर आपके सामने आपकी समस्या रखूंगा, चाहे पीटीआई भर्ती का मामला हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2013 का मामला, 18 का मामला हो, और चाहे लैब असिस्टेंट का मामला, जो भी। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित भर्तियों से संबंधित कोई भी किसी अभ्यर्थी की समस्या हो तो कल 11 बजे अधीनस्थ बोर्ड पूछे। मेरे को 11:30 बजे का समय मिला हुआ है, आपकी समस्या मैं आप लोगों को मिलवा कर, ऐसा नहीं है कि मैं मिलके आ गया भाइयों इसमें ये कर, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा चेयरमैन साहब से। आपकी समस्या जो भी है आप सामने रखना, जो भी निस्तारण होगा, जितना भी सहयोग होगा मैं आप लोगों को करूंगा। कल 11 बजे पूछे, 11:30 बजे मेरी मीटिंग है और चेयरमैन साहब से मिलकर आपकी समस्याओं का निस्तारण करवाने की मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। अब दोस्तों एलडीसी 2013 की फाइल सुप्रीम दिल्ली निर्वाचन आयोग में गई है और दिल्ली निर्वाचन आयोग में फाइल गई है। भगवान चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार कभी भी, यानी कि आने वाले वीक में आप लोगों की फाइल पर सहमति है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने की संभावना है आने वाले वीक में। जिस प्रकार हालांकि हमारे लेवल 2 की अनुमति मिली, मुझे पता है कि भागना पड़ता है, फाइल किस नंबर पे लगी वो भी हर अपडेट मैंने बताया था, लेकिन आपके लिए भी आप लोगों को कॉल और मैसेज आ रहा है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले वीक में आपकी फाइल में अनुमति मिल सकती है दिल्ली से और आने वाले वीक में आपके आदेश जारी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरे साथी लोग दिल्ली है उनको मैं वहां भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी फाइल पे अनुमति मिले और आप लोगों को भी खुशियां मिले। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत विभाग की सुनवाई, संस्कृत विभाग के 2017 की जो साइंस में किस मामले की सुनवाई हमारे एडवोकेट अनुगत जी शुक्रवार को बता रहे थे, लेकिन शुक्रवार को केस लिस्टेड ही नहीं हुआ। अगले वीक के लिए कह रहे कि अगले वीक में अपना केस लिस्टेड होगा, उस समय सुनवाई होगी। दोस्तों इस संबंध में जो इनकी टीम बनी है वो अनुगत जी से बात कर रही है और जो भी होगी अपडेट आप लोगों को बता देंगे, मैं बता दूंगा। अगले वीक में सुनवाई बता रहे हैं कि अगले वीक में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा 2016 की जो अंग्रेजी वाले उन अभ्यर्थियों को मैंने बता दिया था, भैया पवन मुद्रिल जी भी आए थे, उनके साथी भी आए थे, गंगानगर से कई लोग आए थे। जो मंत्री जी ने कहा था चुनाव के बाद आप लोग भी ज्ञापन देते रहना, मंत्री जी हनुमानगढ़ गंगानगर आते रहते हैं, तो आप बात रखना, जैसे चुनाव समाप्त होगा आपके साथ में जाऊंगा और यदि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी आपकी बात जरूर होगा। 2018 में राजेंद्र राय जी से मेरी बात हो चुकी है कि जो बार बार लोग लग रहे हैं, 2 से 3 हजार लोग जो अन्य विषय में लगे, उनका दोबारा चयन हुआ है, उनको मैंने समझा दिया कि आपको क्या करना है और आगे किस प्रकार करना है, मैंने उनको बता दिया। आप उनसे संपर्क करें, राजेंद्र राय जी जो चूरू वाले हैं उनसे संपर्क करिए और आगे की चीजें वो बताएंगे, उनको मैंने बता दिया कैसे क्या करना। दोस्तों बस मैं आप लोगों को इतने बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को एक विशाल रक्तदान शिविर किया जा रहा है। जो सर्व इच्छा से कोई रक्तदान शिविर में एक मानवता में अपनी भागीदारी निभाना चाहता है वो निभा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जल्द ही मैं मुख्यमंत्री साहब से समय मांगा है, डिप्टी सीएम साहब से भी मैं मिलूंगा और जो तमाम मामले उन मामलों को लेकर मिलूंगा। अधीनस्थ बोर्ड में भी कल जो मुलाकात होगी तमाम भर्तियों को लेकर, यदि आरक्षण को लेकर, यदि आरक्षण सर्कुलर को लेकर यदि कोई विवाद है, कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम साहब से मिलना पड़े, उनसे मिलकर इन समस्याओं का निस्तारण करवाना होगा, जिससे एलडीसी भर्ती 2018 की टाइपिंग जल्द से जल्द हो और अन्य भर्तियां चाहे कृषि परीक्षा हो, चाहे एनटीटी हो और जो अन्य जो परीक्षा हैं जिनका परिणाम नहीं है उनका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, चाहे फार्मेस्टी को हो, चाहे आप मान लीजिए पुस्तकालय अध्यक्ष हो, उनकी परीक्षा तिथि भी जल्द से जल्द घोषित हो। हालांकि उनका जो संभावित जो जिला कलेक्टर को उन्होंने भेजा था, लगभग मेरे हिसाब से उसी तिथि पर एग्जाम होने की पूरी संभावना और कल मुलाकात होगी तो पूरी स्थितियां स्पष्ट कर दूंगा क्या जिला कलेक्टर ने सहमति दी या नहीं दी। जो भी स्थिति है आप लोगों को मैं अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मीटिंग होने के बाद आप लोगों को मैं सूचित कर दूंगा और जिन अभ्यर्थियों कोई भी समस्या हो तो कल वहां पूछे, आपकी समस्या मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों तमाम कई चीजों के लेकर समस्या आ रही है, आरक्षण को लेकर, कई चीजों को लेकर, कई भर्तियों का परिणाम नहीं आ रहा, तो उसको लेकर जैसे ही एक बार मैं अधीनस्थ बोर्ड से मिलता हूं और मंत्री जी क्या आरपीएससी चेयरमैन से क्या बात होती है पता करते, फिर यदि कोई बड़ा विवाद है यानी कि आरक्षण को लेकर विवाद है कि भर्तियों में आरक्षण को लेकर कोई भी पेच फंसा हुआ तो मैं डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी समस्याओं का निस्तारण करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरे लिए मेरे बेरोजगार पहले हैं क्योंकि उनकी हर समस्या पहले है। आप एक चीज देख लीजिए दोस्तों
कि जब जब बेरोजगारों की समस्या आती है सब लोग गायब हो जाते हैं। आप कोई सी भी भर्ती उठा के देख लीजिए, जब जब मुझे बेरोजगारों ने याद किया मैं उनके साथ रहा हूं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा उनके साथ रहा है और वही एक पहला संगठन है जो किसी भी सरकार को दबाव में लाना भी जानता है, वार्ता करना भी जानता है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने चेयरमैन साहब से बात की, उसके बाद आपका एलडीसी 2018 का परिणाम आया, लेवल 2 का कैलेंडर जारी हुआ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, डिप्टी सीएम सब लोग पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के एक एक मांगों को पूरा करने में एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने समर्थन दिया था विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उस समर्थन का प्रभाव यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, कई लोग इस वीडियो को देखने कहेंगे ये तो कांग्रेसी है। मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं केवल बेरोजगारों का हूं। जो पार्टी बेरोजगारों की मांगों को पूरा करेगी उसके साथ रहूंगा। अभी तक कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगे मानी है इसलिए मैं साथ हूं। जिस दिन कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी उस दिन मैं साथ छोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरे बेरोजगार पहले है, मेरा संघर्ष ही मेरा नारा है, क्योंकि बेरोजगारों का काम ही हमारा है। क्योंकि बेरोजगारों को काम होगा तो ही वही पार्टी सही होगी, अन्यथा हम लोग संघर्ष हम करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं, सड़कों पर उतरना भी जानते हैं, संघर्ष करना भी जानते हैं, गुलामी करना किसी की नहीं आती। इसलिए दोस्तों दिमाग से निकाल दो। रही बात चुनावों में समर्थन किसको देना है, तो इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हो। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा, कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं ओहो कांग्रेस को वोट दो, भैया मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं कहा है। आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा से जो करो वो करो, लेकिन सरकार यदि हमारा काम कर रही है, यदि सरकार हमारी मांगों को मान रही है, तो दोस्तों मैंने पहले भी मेरी स्पष्ट नीति थी, जब मैं भाजपा सरकार थी तभी ये कहता था सरकार हमारी मांगे मान लो, हम आपके साथ हैं, आपके जिंदाबाद बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे, वही नारा देता था। लेकिन मांग नहीं मानी, मैं मुर्दाबाद बोला, खिलाफ हुआ। सरकार वर्तमान सरकार ने मांगे मानी तो मैं साथ रहूंगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। यदि सरकार में हमारी बेरोजगारों की मांगे मानती है, हमारे संगठन की मांगे मानती है, तो मैं सरकार के साथ रहूंगा। और यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो संघर्ष में मैं मैदान में रहूंगा, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि हमारी जो बेरोजगारों की जो समस्या है एक सिस्टम को लेकर है। सिस्टम इतना खराब है कि हर भर्तियां उलझ जाती है, हर बेरोजगार होता रहता है। तमाम के इश्यू और इश्यू पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इन तमाम इश्यू को लेकर मुझे कल वीडियो अपलोड करना था, मैंने कर नहीं पाया था, लेकिन अभी आपके बीच में आया हूं। तो आप लोग लेवल फर्स्ट वालों को कहूंगा 4 तक इंतजार करें, 5 से हमारी प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगी। लेवल 2 वालों को शुभकामनाएं, बीकानेर वालों के लिए प्रयास है, लेवल 2 के लिए मैंने बता दिया। तो तमाम लोगों की मैंने इस वीडियो में बातें बता दी है। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियों के लिए चुनाव के बाद होगी, बड़ा अभियान चलाया जाएगा कि जिस विभाग में जितने पद रिक्त होते हैं प्रति वर्ष वो भर्तियां निकाली जाए। वो अभियान चुनाव समाप्त होते ही हमारा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चलाएगा, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, और जो शिक्षक भर्ती 2000 जो 3rd ग्रेड से पैटर्न पहले वाला लागू, पात्रता प्लस प्रदेश स्तरीय मेरिट के साथ एक शिक्षक भर्ती हो। तमाम मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का संघर्ष जारी रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से एक ही यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। काफी लोग फोन करते हैं कि साहब किस यूट्यूब चैनल से आपके नाम से जानकारी मिली थी, और उसको सही मान बैठते हैं। दोस्तों जो भी मेरे यूट्यूब पे जो जानकारी दूंगा वो उसी पे सत्यता पर आधारित है, उसी पे आप विश्वास करना, अन्यथा कोई गलत जानकारी दे उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर डाली गई जो खबरें हैं, न्यूज, उनकी जिम्मेदार मैं हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।